हेलो एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन व्यवसायिक प्रबंध एवं संचार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 6। इससे पहले मैंने आप लोग को पार्ट 5 पार्ट तक करवा रखा है। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखें, जिससे कि आप आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इस पे देखते हैं। संगठन प्रक्रिया के कदम हैं। द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप आर 2, 4, 8, 6। कदम क्या होता है? स्टेप मतलब कि कोई काम को करने के लिए सबसे पहले क्या काम करना पड़ता है। मान लीजिए आपको रोटी बनाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? गेहूं को पिसवाना पड़ता है, उसके बाद उससे आटा बनता है, फिर उस आटे को क्या करना पड़ता है? उसको गूंदना पड़ता है, फिर वो लोई बनता है, फिर उसे बेलना पड़ता है और फिर उसे क्या करना पड़ता है? सेकना पड़ता है। तो ये सारे क्या है? स्टेप्स हैं। उसी तरह हमारे संगठन प्रक्रिया में कितने स्टेप होते हैं और क्या क्या इस स्टेप का नाम है, इसको जानना जरूरी है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर। चलिए, अब कितने स्टेप हैं इसके बारे में एक इन ब्रीफ ओवरव्यू आपको दे दिया जाए। संगठन प्रक्रिया के कदम, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? संस्था के उद्देश्य एवं लक्ष्यों का निर्धारण। अगर आपके संस्था का उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो उसका प्रभाव आपके संस्था के परिणाम पे पड़ेगा, रिजल्ट पे उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पहले क्या होना चाहिए? संस्था के रिजल्ट या लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए कि हमें क्या उद्देश्य, क्या प्राप्त करना है। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण करना। संस्था की सारी क्रियाओं का निर्धारण करके अब आगे के स्टेप क्या है? क्रियाओं को श्रेणीबद्ध करना एवं उनका समूहीकरण किया जाना। काम को क्या करेंगे? एक श्रेणी में लगा देंगे और उसको क्या करेंगे? श्रेणी समूह में, मतलब कि एक तरह के कार्य को एक समूह में, दूसरे तरह के कार्य को दूसरे समूह में। चौथा है हमारा कर्मचारियों के मध्य कार्य का वितरण। जो कर्मचारी के मध्य, जो हम कर्मचारी अपने संस्था में नियुक्त किए हैं, उनके मध्य काम को क्या करेंगे? बांट देंगे। अधिकार, सत्ता एवं कर्तव्य एवं दायित्व की व्याख्या। किस कर्मचारी को क्या अधिकार है और जिनको अधिकार दिया गया है उनके अंतर्गत क्या क्या दायित्व हैं उनके, और उसके बाद उन दायित्वों को व्याख्या करेंगे कि जिससे कि उनको उसमें कोई भ्रम नहीं रहे, कोई दिमाग में कोई ये नहीं चलता रहे कि क्या बता दिया गया, इसलिए स्पष्ट व्याख्या कर देंगे। अधिकार, सत्ता का संभालना। किसी को जिसका अधिकार जो होगा, मैनेजर का जो अधिकार होगा वो उसे सौंपा जाएगा, जिससे कि वो अपने निम्न वर्गीय कर्मचारी से सही मात्रा में कार्य ले सकेंगे। अब हमारा अगला ऑप्शन आता है भौतिक संसाधनों का उपयुक्त पर्यावरण उपलब्ध करवाना। भौतिक संसाधन तथा उपयुक्त पर्यावरण उपलब्ध करवाना। ऑप्टिमम इन्वायरमेंट डेवलप करना, जिससे कि क्या होगा? संस्था में कार्यरत जितने भी कर्मचारी होंगे वो सही तौर पे काम को कर सकेंगे। समन्वय, संतुलन एवं संबंध स्थापित करना। इसमें क्या होता है कि संस्था में सबसे संगठन की लास्ट प्रक्रिया है समन्वय स्थापित करेंगे, कोऑर्डिनेशन। सारे संगठन में बहुत सारे तरह के जब संगठन बनाएंगे तो उसमें विभागीय संगठन होंगे, उनका क्या काम होगा? अलग अलग काम होगा। मान लीजिए एक उत्पादन विभाग होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा। सबके बीच क्या करेंगे? हम उन सबों के बीच एक समान समन्वय स्थापित करेंगे, जिससे कि वो सही से कार्य कर सके। चलिए, 79 नंबर क्वेश्चन है कुंटज एवं ओडोनल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम है। अकॉर्डिंग टू कुंटज ओडोनल द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप पर। देखिए, सबसे पहले संगठन प्रक्रिया के कितने कदम थे? 8 कदम थे, और कुंटज ओडोनल साहब ने संगठन प्रक्रिया के 7 कदम की व्याख्या की है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, उपक्रम की स्थापना करता है। इन एन इंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइजिंग इज एस्टेब्लिश्ड बाय। एक जो संगठन होता है वो स्थापना वो स्थापना इंटरप्रेन्योर करता है, और संगठन में उपक्रम की स्थापना मतलब कि जो पूरा फर्म का स्थापना इंटरप्रेन्योर करेगा, उसको संगठन के तौर पर स्थापना उच्च लेवल प्रबंध करेंगे, उच्चतम प्रबंध, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, मध्यम लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? कंपनी के मालिक होते हैं, और उनके नीचे कौन होते हैं? उच्चतम प्रबंध। उनके नीचे कौन होते हैं? मध्यम प्रबंध। उनके नीचे कौन होते हैं? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब हमारा इसमें एक कथन दिया गया है,
और उसको कहा जा रहा है क्वेश्चन में, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। अब 81 नंबर क्वेश्चन का कथन पढ़ते हैं। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहां तक कि उसे नष्ट कर देती है, यह कथन है। रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट इट डिस्ट्रॉय इट, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ड्रकर साहब के द्वारा दिया गया है। किनके, यहाँ पे ड्रकर का स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है हिंदी में, ड्रकर साहब के द्वारा दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है हमारा टेरी, एलेन और ब्रेच। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो हम होगा हमारा वो सही आंसर होगा। चलिए अब 82 नंबर क्वेश्चन क्या है। संगठन प्रक्रिया में निहित है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स और समान कार्य का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क, कार्य का विभाजन करना, डिवीजन ऑफ वर्क, उपयुक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाना, असाइनिंग वर्क टू एप्रोप्रिएट पर्सन, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो जैसा कि आपने पढ़ा था इससे पहले, मैंने इसलिए उस संगठन प्रक्रिया के बारे में वो 8 पॉइंट इसलिए बता दिया था कि आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे या उस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लीजिए 3 कोई ऑप्शन दे दिया और उसमें 4 ऑप्शन दे दिया, कोई एक अलग ऑप्शन है, तो वहां पर क्या करेंगे, आप तीनों प्रक्रिया याद रहेगा तभी ना टिक करेंगे, तो उसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में। चलिए अब 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन पहले एक एक करके समझाते हैं। समान कार्य का समूहीकरण, जो एक समान कार्य होंगे, एक जैसे कार्य होंगे, उसको क्या करेंगे, एक समूह में डाल लेंगे। और दूसरा है कार्य का विभाजन, कार्य का विभाजन करेंगे जिससे कि क्या होगा, जो कार्य जो व्यक्ति को सौंपा जाना है उसके लिए विभक्त होगा, और उसके बाद उपयुक्त पहले काम को बांट लेंगे कि ये काम अलग है, ये काम अलग है, ये काम अलग है। मान लीजिए आपका छोटा सा एक शॉप है, समझ गए, तो उसमें कोई 3-4 आदमी हैं जो क्या करेंगे, एक का काम है काउंटर पे बैठना, एक का काम है सामान लाना, एक का काम है बाहर से सामान लाना। तो ये सब काम अलग अलग बांट देंगे और उसके बाद उपयुक्त व्यक्ति को कार्य सौंप देंगे। मतलब 3 काम हुआ ना, एक काउंटर पर बैठना, एक सामान देना और एक बाहर से सामान लाना, तो 3 काम हो गया। अब उस 3 काम को जो उपयुक्त व्यक्ति होंगे उनको सौंपना, सी नंबर ऑप्शन ये है। और डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो यहां पर हमारा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। संगठन में अनुशासन नहीं है, देयर इज नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। विभागीय संगठन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रियात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये होगा हमारा राइट आंसर। अब क्यों होगा ये देख लीजिए। संगठन जहां अनुशासनहीनता है, अनुशासन की कोई वैल्यू नहीं है, तो विभागीय संगठन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें संगठन में अनुशासन नहीं होता है। जहां अनुशासन नहीं होगा वहां मैनेजर की बात निम्न स्तरीय कर्मचारी नहीं मानेंगे, कोई भी जो चैनल होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, इंफॉर्मेशन का, वो कोई भी नहीं मानेगा। तो उस जगह क्या होगा, अनुशासनहीनता की कमी होगी। और ऐसा कहां होता है, अनौपचारिक संगठन में। और साथ में अनौपचारिक संगठन ऐच्छिक स्वैच्छिक अब खुद ब खुद बन जाता है, और इसमें जो है कि किसी के पास मतलब अधिकार नहीं होते हैं। इसमें जिसका जो मन किया वो करेगा। तो यहाँ पे अधिकार का भी इधर से उधर मतलब सर्वनाश हो रखा होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो जाती है। और आगे है अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संगठन में पक्षपात नहीं होता है, देयर इज नो फेवरलिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए तो जैसे हम बात कर रहे थे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां डिसिप्लिन भी होता है, अधिकार का केंद्रीकरण होता है और साथ में पक्षपात नहीं होता है। और दूसरा ऑप्शन है हमारा अनौपचारिक इनफॉर्मल, यहां और क्रियात्मक फंक्शनल में पक्षपात की संभावना होती है। अब है हमारा कर्मचारी की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो पहले बताए थे ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब कि जो बढ़िया होगा वो जीतेगा। तो यहां पर यही है, डिपेंड ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉय, मतलब कर्मचारी की स्वेच्छा, कर्मचारी के हम कर्मचारी हैं तो हमारे मन पे जो करेगा वो करेंगे। तो ऐसा कहां होता है, अनौपचारिक संगठन में होता है कि औपचारिक संगठन में होता है? ऐसा अनौपचारिक संगठन में होता है। चलिए, अनौपचारिक संगठन की दशाएं में सत्ता होती है। इन द केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी आर, मतलब अधिकार जो होता है अनौपचारिक संगठन में वो किसके पास होता है? तो पहला है, यहां पे कुछ गलत हो गया है, यहां पे विकेंद्रित
हुआ। डिसेंट्रलाइज मतलब सभी के पास बटा हुआ होता है, किसी के पास नहीं होता है। केंद्रीकरण सेंट्रलाइज, सॉरी एक मिनट, केंद्रीकरण मतलब एक बिंदु पर सेंट्रलाइज होता है। यहां पर क्या होता है, बटा हुआ होता है, समान रूप से वितरित होता है। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन जो हमारा पहला ऑप्शन है उसमें क्या होता है, बटा तो होता है लेकिन फिक्स होता है कि जिसके उत्तरदायित्व के अनुसार से उसका अधिकार होता है। और केंद्रित में एक व्यक्ति के पास अधिकार होता है और उसका उत्तरदायित्व भी उसी व्यक्ति के पास होता है। और समान रूप से वितरित में सभी के पास समान रूप से हम उसको बांट देते हैं। और डी नंबर ऑप्शन है हमारा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, क्योंकि अनौपचारिक संगठन में जिसकी लाठी उसकी भैंस, वहां पे जो बढ़िया होगा उसका अधिकार ज्यादा होगा। चलिए, संगठन स्वतः निर्मित होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड। तो अनौपचारिक संगठन जो है, मैंने पहले ही बता दिया था, पहला क्वेश्चन आया था उसी में कि अनौपचारिक संगठन ही एक ऐसा संगठन है जो कि स्वतः निर्मित हो, खुद ब खुद निर्मित हो जाता है। कोई फॉर्मल मतलब कोई भी रूल रेगुलेशन इस संगठन में नहीं होता है। चलिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। 88, भारार्पण किया जाता है, डेलीगेशन कैन बी डन, अधिकार का, उत्तरदायित्व का, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी ऑप्शन जवाबदेही का, अकाउंटेबिलिटी, इनमें से किसी का नहीं, नन ऑफ दिस। तो देखिए, जैसा कि बताया जाता है अधिकार का भारार्पण होता है। किसका भारार्पण होता है, अधिकार का। अब कैसे होता है, मान लीजिए आपके संगठन में कोई कर्मचारी हैं जो आपसे लोअर लेवल के हैं, उनको क्या करते हैं, आप अगर छुट्टी ले रहे हैं तो उनको कुछ अधिकार दे देते हैं, तो उसका अधिकार का क्या हो गया, भारार्पण हो गया। चलिए, 89 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, ऑप्शन नंबर ए अधीनस्थ का, सबऑर्डिनेट, ऑप्शन नंबर बी अधिकारी का, ऑफिसर, ऑप्शन नंबर अ तथा ब दोनों मतलब अधीनस्थ एवं अधिकारी दोनों, बोथ ए एंड बी, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो 89 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा अधिकारी का, क्योंकि जिसके पास अधिकार होगा उसी के पास उस कार्य को करने का उत्तरदायित्व होगा। मान लीजिए आपको हमने एक सिक्योरिटी गार्ड बना दिया, क्या बना दिया, सिक्योरिटी गार्ड। तो आपको क्या अधिकार है, आपको यह अधिकार है कि आप गेट के अंदर किसी को नहीं घुसने देंगे। साथ में आपका काम भी है, क्या है कि कोई भी गेट के अंदर ना जाए और हमारी सुरक्षा हो। तो आप क्या हो गया कि अधिकार दिए तो उसका कर्तव्य भी है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन, अधिकार का भारार्पण नहीं किया जाता है, अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ, दैनिक कार्य का, रूटीन वर्क, गोपनीय कार्य का, सीक्रेट वर्क, साधारण कार्य का, ऑर्डिनरी वर्क, सरल कार्य का, इजी वर्क। तो देखिए, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अधिकार का भारार्पण नहीं किया जाता है। मान लीजिए आपका कोई दैनिक कार्य है, डेली रूटीन का कार्य है, तो आप छुट्टी लेके जा रहे हैं संस्था से, तो किसी को दे दिए कि भाई ये करना है, आप ये कर दीजिएगा। गोपनीय कार्य, जो कार्य आपको सबसे सीक्रेट करके दिया गया हो, जिसे बताया गया हो कि आप किसी को ना बताएं, तो क्या वैसे कार्य का आप भारार्पण कर सकते हैं, उसे कार्य का अधिकार दूसरे को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए, 91 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है, मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपेंड। यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैनेजमेंट खुद ब खुद कैसे बड़ा हो जाता है। मतलब एक छोटा सा, मान लीजिए गेंद इतना बड़ा मैनेजमेंट का एरिया है, वो कैसे अपने से खुद से एक्सपेंड हो जाता है, भारार्पण द्वारा, थ्रू डेलीगेशन, केंद्रीकरण द्वारा, थ्रू सेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण द्वारा, थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, सभी के द्वारा, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, भारार्पण के द्वारा प्रबंध का विस्तार होता है। कैसे होता है, मान लीजिए आप एक उच्च वर्गीय प्रबंध की श्रेणी में आते हैं, आप अपने से छोटे निम्न वर्गीय को अधिकार दिए, तो क्या हुआ, अधिकार वहां से बढ़ के यहां चला है। तो जब यहां से बढ़ के नीचे चला आया तो क्या हुआ, पहले तो इसका सिर्फ इतना ही था, लेकिन अब यहां तक आ गया, तो प्रबंध जो है वो विस्तार हो गया। इसका छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं, जब तक आप बच्चे रहते हैं तो आपके पापा आपको पैसे नहीं देते हैं, बदले में सामान ला देते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो पापा क्या करते हैं, लो बाबू पैसा और इस काम को ऐसे करवा लेना। तो क्या हुआ, अधिकार पहले पापा के पास था, उसको क्या हुआ, आपको भार दिया गया, आपको भार दिया गया कि आप ये काम को कीजिए। अरे अपने गांव में जनरल लैंग्वेज में प्रयोग होता है कि उसको भार दिए थे इस काम का, वो काम नहीं किया, तो क्या हुआ, ऊपर वाले से नीचे वाले के पास है, मतलब आपके पापा से आपके पास है, तो क्या हुआ, एक्सपेंड हो गया।
पहले पापा तक सीमित था कि सारे डिसीजन पापा लेंगे, अब पापा ने आपको कहा है तो क्षेत्र विस्तार हो गया। चलिए 92, अधिकार के भारार्पण से आशय है अधीनस्थों को भारार्पण। क्या चीज का भारार्पण? रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व, जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी, कार्य का वर्क, कार्य एवं संबंधी अधिकार का वर्क एवं रिलेटेड अथॉरिटी। देखिए भारार्पण होगा तब क्या होगा, जब हम किसी को कोई अधिकार देंगे तो उसके साथ कोई ना कोई उसको काम देंगे। क्योंकि अगर किसी को हम काम दे दिए और उससे संबंधित अधिकार उसे नहीं दिए, मान लीजिए किसी को सुपरवाइजर बना दिए कि वो संस्था के सारे कर्मचारी के कार्य को देख रेख करेगा और उसे हम उस कर्मचारी से भी निम्न अधिकार दे दिए हैं, तो कर्मचारी क्या करेगा? कर्मचारी उसका वैल्यू करेगा। तो इसके लिए उसको अधिकार दिए जाते हैं काम के साथ साथ। समझ गए? तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा राइट आंसर। चलिए 93, बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण होता है। इन अ लार्ज साइज ऑफ एंटरप्राइज डेलीगेशन इज ऐच्छिक, आवश्यक, अनिवार्य और इनमें से कोई नहीं। देखिए बड़े आकार वाले संगठन में कंपलसरी होता है भारार्पण, चूंकि उसको एक्सपेंड कर बहुत बड़ा व्यापार होता है, उपक्रम बहुत का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए मैनेजर क्या करते हैं, 2-4 मैनेजर के अंदर सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि उस काम को देखने का काम करते हैं। चलिए जैसे कि आपके कॉलेज की ही बात कर लीजिए, कॉलेज में एक प्रिंसिपल होते हैं, क्या होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं। तो क्या हुआ, प्रिंसिपल के पास सारी अथॉरिटी थी और वो कहां अथॉरिटी पहुंच गई, वाइस प्रिंसिपल के पास पहुंच गई। तो क्या हुआ, उपक्रम में, बड़े उपक्रम में क्या होता है, खुद जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर। चलिए 94, प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है। फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन इज नेसेसरी, संपर्क सुविधा, फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट। अगर कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे तो भारार्पण कैसे होगा, किसके साथ होगा। दूसरा है सहयोग एवं समन्वय का पर्यावरण, एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब कि संस्था में सहयोग होना चाहिए और समन्वय होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी कर्मचारी है जो हायर लेवल का कर्मचारी है, वो अपने से निम्न लेवल को काम दे देगा और उसको सहयोग नहीं करेगा तो क्या होगा, वो काम को कर पाएगा नहीं। उसको सहयोग एवं समन्वय का पर्यावरण होना चाहिए। अधिकार का स्पष्ट स्पष्टीकरण, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटी। मान लीजिए आप ही को एक प्रॉब्लम दे दिए, क्वेश्चन दे दिए बनाने के लिए, और वो क्वेश्चन इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि आपको वो समझ में नहीं आ रहा, क्या आप वो क्वेश्चन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि वो स्पष्ट नहीं है। इसलिए अधिकार जो दिया जाएगा सबऑर्डिनेट को वो स्पष्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहां पर होगा हमारा राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन, प्रभावी अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज इनिशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज accompanied with the necessary। अधिकार, मानव शक्ति, प्रोत्साहन और प्रमोशन। देखिए यहां पर हमारा अधिकार होगा सही आंसर। क्यों होगा, प्रभावी अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। इससे पहले भी मैंने आपको 2-3 बार समझाया कि जब ही किसी को हम अधिकार देंगे तो उसको कार्य देंगे जरूर, और किसी को कार्य देंगे तो उसको अधिकार देंगे जरूर। बिना अधिकार के वो कोई काम कर नहीं सकता है, और किसी को अगर हम केवल अधिकार दे दिए और काम नहीं दे दिए तो वो क्या करेगा, उस अधिकार का मिसयूज करेगा। और यदि हम किसी को अधिकार दे दिए और साथ में उत्तरदायित्व भी दे दिए, उसका काम भी दे दिए, तो वो सही तरह से काम को पूरा करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और आगे भी क्या आप इस तरह के वीडियो को देखना पसंद करेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाला सारा अपडेट आपको मिलता रहे। टेक केयर, बाय बाय।